नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट करते रहेंगे। हम कंप्लीट मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं, हर उन चैप्टर्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठाते रहेंगे और आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहेंगे। जो हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, ये जो आपका मैथ्स प्रैक्टिस सेट रहेंगे, ये किन किन एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है मैं आपको बता दूं। हर प्रकार के एसएससी के एग्ज़ाम्स, चाहे आप एसएससी में सीजीएल प्री प्लस मेंस की बात करें तो मेंस को भी हम कवर अप करेंगे, और एसएससी में सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एलडीसी को भी कवर कर चुके होंगे। इसके साथ साथ बैंकिंग के क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ एयरफोर्स के क्वेश्चंस को भी हम कवर अप कर लेंगे। सीडीएस का भी आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। यानी कि हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर आपको मैथ्स नजर आता है, हर वो आपका पोर्शन कंप्लीट होता जाएगा। जो अक्सर प्रॉब्लम रहती है वो रहती है, सिलेबस तो आप कवर अप कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना ही आप करते हैं, ना ही आपको कोई अच्छे से नज़र आता है कहीं पे। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे क्यों ना एक ही देखे, लेकिन हर वो स्टूडेंट ही वीडियो को देखेगा और डेली प्रैक्टिस करेगा जो सीरियस होके पढ़ेगा। अगर आप महज मजाक बन के इन चीज़ों को रखना चाहते हैं तो फिर दूर ही रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे, कंसेप्चुअली चीज़ों को देखेंगे, फिर क्वेश्चन को भी सोल्व करने का नज़रिया हम देखेंगे। ये सब बातें आपकी कवर अप हो जाएंगी, और यहाँ से जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको केवल इन प्रैक्टिस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप एक वीक 10 दिन के बाद में जब कोई एग्जाम सेट लगाएंगे तब आपको एहसास भी हो जाएगा, आप फील करने लग जाएंगे। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो आपकी स्क्रीन पे है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अपनी नोटबुक को उठाइएगा, पेन लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आराम से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, फिर हम देखेंगे कि आपने किस तरीके से किया, इस क्वेश्चन को एग्जाम में बैठते हुए आपको कैसे सॉल्व करना था, हम चीज़ों को कैसे सोच पाएंगे, हर एक बात को करेंगे। तो पढ़िए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फिर हम मिलकर करेंगे, है ना। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। वीडियो कर लीजिएगा पॉज और खुद से सोल्व करिएगा। उम्मीद करूंगा सबने वीडियो को क्या हो पॉज और सोल्व करने की होगी कोशिश। तो अब सवाल यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन ने कहा दोस्तों 8 रेज़ टू पावर 2k, 8 रेज़ टू पावर 2k प्लस इसने कहा दोस्तों 5 रेज़ टू पावर 2k। इसका एक फैक्टर आपको बताना है कि 8 रेज़ टू पावर 2k प्लस 5 रेज़ टू पावर 2k का एक फैक्टर, एक गुणनखंड क्या होगा अगर k की वैल्यू हमको जो भी दे रखी है दोस्तों, वो k क्या होगा, ओड होगा। सवाल आप देखते ही पहचान पा रहे हैं, नंबर सिस्टम के फैक्टर्स में से जो हम फैक्टर्स टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस में भी इस प्रकार का क्वेश्चन 2018 में आया है। आइए सोल्व करते हैं। ध्यान से देखें तो सबसे पहले यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्व करना चाहिए मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी आपको कुछ ऐसा नज़र आता है a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n, जब भी बीच में साइन लगे पॉजिटिव, अगर मैं कहूँ a रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर n, तो इसका जो एक फैक्टर होगा दोस्तों, अगर क्या होगा, n क्या होगा, अगर n ओड होगा तो इसका एक फैक्टर मैं बोल देता हूँ, वन ऑफ इट्स फैक्टर इज a प्लस b। मैंने क्या कहा, बात को समझते हैं। a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n ओड है तो इस टर्म का एक फैक्टर a प्लस b हुआ करता है। अब ध्यान से देखें, आपने कहा k ओड दे रखा है। जैसे ही k ओड कहा तो मैं सिस्टम को समझूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि यानी कि जब भी ओड को मैं 2 से गुना कर दूं या किसी भी नंबर को 2 से गुना करूंगा तो जो पावर है मुझे, वो पावर कैसी मिलेगी दोस्तों, पावर मुझे मिल जाएगी इवन। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा a की पावर n ओड होने पर अगर साइन प्लस है तो a प्लस भी फैक्टर हो जाता है। अब क्या इस टोटल टर्म को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2 एज इट इज़ रख देते हैं और k को मैंने बाहर निकाल दिया। हमने कैसे किया दोस्तों, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास सर्ट्स की, a रेज़ टू पावर m इंटू n अगर मैं कर दूँ तो वो a m n बन जाता है, आप जानते होंगे है ना।
ए की पावर m इंटू एन करने पे क्या बन जाएगा amn। यानी कि आपने क्या किया 8 रेज टू पावर 2k को आपने क्या लिख दिया दोस्तों 8 रेज टू पावर 2 इंटू k प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 5 रेज टू पावर 2 और इंटू क्या कर दूंगा k। ऐसा कर दिया। अब ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे 8 की पावर 2 करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा दोस्तों 64 की पावर k प्लस 25 की पावर k। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्यों किया। अब आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n हमारे पास रिजल्ट क्या देगा एक फैक्टर a प्लस b देगा अगर n क्या था ओड, क्या k की वैल्यू ओड है तो यानी कि एक फैक्टर हमको क्या मिलेगा दोस्तों 64 प्लस 25 यानी कि आंसर बन जाएगा 89। आंसर बन जाएगा 89। ऐसा क्यों होता है मैं एग्जाम्पल से बताता हूं। फैक्टर हमको कहता क्या है, फैक्टर कहता क्या है उसको भी समझेंगे। और इस ऐसा क्यों होता है a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b क्यों होता है उसको भी समझते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ दोस्तों a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 तो आप इसको ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस क्या लिखते हैं दोस्तों b स्क्वेयर, ऐसा लिखते हैं है ना। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस होता तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस बन जाएगा। यानी कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 पावर क्या है ओड। पावर कैसी है दोस्तों ओड। तो इस टर्म का एक फैक्टर हमेशा a प्लस b बन पा रहा है। यानी कि जब भी पावर हमको ओड मिलती है अगर साइन प्लस है तो a प्लस b फैक्टर हो जाएगा, अगर साइन माइनस है तो माइनस a माइनस b एक फैक्टर हो जाएगा। अब फैक्टर एक्चुअल में है क्या, यानी कि अगर ये फैक्टर है ये भी एक फैक्टर है, इस टर्म को मैं किसी भी फैक्टर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे को क्या मिलता है दोस्तों 0। जैसे 12 कोई नंबर है, 12 के फैक्टर की बात करेंगे तो आप कहेंगे 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 4 भी एक फैक्टर है दोस्तों। यानी कि जो भी हमारे पास फैक्टर है उस फैक्टर से अगर मैं इस टर्म को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलता है दोस्तों 0 मिलेगा, चाहे 2 से कर लें, चाहे 3 से, चाहे 4 से। यानी कि फैक्टर होता ही ऐसा है। सेम कुछ ऐसा ही इसने यहाँ पर कहा था। अगर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अगर आप जानते हैं तो आप तुरंत करेंगे कि भाई 8 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 2 यानी कि 25 प्लस क्या 64 यानी कि सम कितना बन पा रहा है 89। भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और इस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं तो आप तुरंत कर पाएंगे है ना। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, प्रॉपर्टी को भी आपने समझ लिया होगा, चीज़ें किस प्रकार से हम ऑब्जर्व करते हैं ये भी आपने सीखा होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑब्जर्व करिएगा और फिर आंसर तक पहुंचिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सवाल ने कहा क्या, सवाल है हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से। सवाल कहता क्या है 5,000 रुपये की धनराशि को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। 5,000 रुपये की धनराशि है कोई, उनको 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। दोनों अलग अलग हिस्सों में हमने दे रखा है कि इस हिस्से में ये ब्याज की दर रहेगी, इतने साल तक रखा है। दूसरे हिस्से को हमने किसी दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट से रखा है, किसी दूसरे टाइम पीरियड के लिए। फिर इसने इंटरेस्ट के बारे में कहा तो हम कुछ ऐसा बोल देते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों 5,000 हमारे पास रुपये हैं, 5,000 रुपये को हमने 2 हिस्सों में बांटा। जो फर्स्ट आपका पार्ट है वो पार्ट हमने 4 सही 1/5 वर्ष के लिए रखा है। किस ब्याज की दर से दोस्तों 6 सही 2/3% ब्याज की दर से। दूसरा जो आपका पार्ट है उस पार्ट पर मैंने 2 सही 3/4 वर्ष के लिए उस इंटरेस्ट उस धन को रखा और कितने ब्याज की दर से दोस्तों 4% ब्याज की दर से। अब सवाल ने कहा क्या, जो इस हिस्से पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा और जो इस हिस्से पर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इस हिस्से का 2 गुना इंटरेस्ट मेरे को यहाँ पर मिलता है। कौन से पर, इस हिस्से पर जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो इस हिस्से का यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका 2 गुना मुझे इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो जो 2 प्रकार का धन आपने बांटा उन दोनों प्रकार के धन का जो अंतर है वो अंतर आपसे पूछ रखा है। सवाल अच्छा है, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों।
आप हमेशा क्या कहते हैं, जो भी इंटरेस्ट है दोस्तों, जो भी इंटरेस्ट है साधारण ब्याज, उस साधारण ब्याज को मैं कहता हूँ साधारण ब्याज कुछ नहीं होता, हमेशा मूलधन का, प्रिंसिपल का RT% होता है। मैंने क्या कहा दोस्तों, जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते क्या हैं, ये जो कंसेप्ट है वो क्या है, साधारण ब्याज हमेशा होता है दोस्तों P का RT%, यानी कि P का जो भी RT% होता है वही साधारण ब्याज होता है। तो मैं देखता हूं यहां पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहां पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। क्या इस 4/1/5 को हम 21/5 लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। और क्या 6/2/3 को मैं 18 + 2 यानी कि 20/3 लिख सकता हूं, है ना। तो ध्यान से देखें तो RT% की अगर मैं बात करूं तो आप इन दोनों की गुना करा देंगे, यानी कि RT% क्या मुझे 28% नजर आएगा। यानी कि जब भी मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, ये 7 पे जाएगा, ये 4 पे, 28% मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है। ये 28% इंटरेस्ट क्या जो आपका X या Y प्रिंसिपल जो भी रखा होगा उसका मिला होगा दोस्तों, है ना। जो आपको ये 28% मिला है, ये 28% हमारा RT% है, और RT% प्रिंसिपल का हमको क्या मिल जाता है, प्रिंसिपल का ही तो RT% हमको साधारण ब्याज मिल जाएगा, है ना। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ें तो क्या इसको मैं 4 × 2 8 + 3 11/4 वर्ष लिख सकता हूँ। ये 4% है। अगर मैं RT% की बात करूँ तो क्या दोस्तों 11% RT% बोल सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पर आपने कहा 28% किसका, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल जो भी यहाँ पर था। 11% किसका, यहाँ पर जो भी आपके पास प्रिंसिपल था। यानी कि मैं कुछ ऐसा कहता हूँ कि अगर इस इंटरेस्ट का दोगुना कर दूँ, इस इंटरेस्ट का दोगुना कर दूँ, तो ये जो रेशियो मिलता है, ये रेशियो आपको जो इंटरेस्ट का मिलेगा, ये इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा। इसने क्या कहा दोस्तों, ये जो फर्स्ट पार्ट पे आपका इंटरेस्ट है, फर्स्ट पार्ट पे जो इंटरेस्ट है, ये इस इंटरेस्ट का दोगुना है, ये इस इंटरेस्ट का दोगुना है। यानी कि अगर मैं इस इंटरेस्ट को डबल कर दूं तो ये जो आपके पास इंटरेस्ट का रेशियो है, क्या ये इंटरेस्ट का रेशियो इक्वल हो जाएगा, है ना। जब भी, अब एक कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है, जब भी इंटरेस्ट सेम हो तो इंटरेस्ट के रेशियो को पलटने से मुझे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मिल जाया करता है। वो कैसे मिल जाएगा उस बात को भी समझेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, है ना। मैंने क्या कहा दोस्तों, मैंने कुछ ऐसा कहा कि जो भी हमारे पास, एक बार फिर से बोलते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पर 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22 बन जाएगा, है ना। जो भी मेरे पास इंटरेस्ट का रेशियो आया, ये रेशियो हमारे पास सेम हो गया। क्यों हो गया, इसने कहा था कि इसका दोगुना करने पे दोनों का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर सेम है तो रेशियो को पलटने से मुझे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का रेशियो मिल जाएगा। मूलधन क्या लिख देंगे पलट देने से, 22/28 बन जाएगा। अब काट देंगे भाई, किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 11 और 14। यानी कि जो भी प्रिंसिपल है, मुझे नहीं पता, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको आपने सपोज करिए x धन यहाँ पर बांट दिया था और y धन यहाँ पर बांट दिया था। जो भी धन बांट दिया था वो किस रेशियो में था, 11/14 में। तो 11 + 14 की बात करें तो टोटल प्रिंसिपल तो आप कहते हैं यहाँ पर 25 बनेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल क्या कहता है, 25 नहीं भाई, टोटल जो आपके पास प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल तो हमारे पास कितना है दोस्तों, 5000 रुपये है। यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू अगर 5000 होगी दोस्तों, तो क्या आप 1 यूनिट की वैल्यू 200 बोल सकते हैं। जब 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो मैं आपसे पूछता क्या हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ जो x और y प्रिंसिपल आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, उन दोनों का अंतर आप कहेंगे 3 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू मैं कहता हूँ 200, 3 यूनिट की वैल्यू आपसे अगर पूछता हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू 200, 3 यूनिट की वैल्यू 600, आप तुरंत बता देंगे आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों, 600। यहाँ पर 2 कंसेप्ट हमने यूज़ किए, बस आपको कंसेप्चुअली चीज़ें पता है तो आप तुरंत कर सकते हैं।
दो कंसेप्ट क्या कि भाई अगर इंटरेस्ट सेम हो जाता है तो इंटरेस्ट के रेशियो को पलटने से मुझे प्रिंसिपल मिल जाता है। अब आप कहेंगे प्रिंसिपल क्यों मिल जाएगा भाई इंटरेस्ट को रेशियो को पलट देने से? अभी मैं आपको बताता हूं कि रेशियो कैसे मिल जाता है। अगर मैं सपोज करूं x यहां पर धन था, यहां पर y था, तो आप कहेंगे R1 और T1 अपॉन 100 आपको प्रिंसिपल x है, तो आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इतना मिलेगा। यहाँ पर कितना मिल जाएगा दोस्तों? R2 ब्याज की दर से T2 टाइम पीरियड के लिए अपॉन में 100, ये आप SI कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या इन दोनों को पलट देने से जो x अपॉन y आएगा वो R2 T2 अपॉन R1 T1 आएगा, है ना? R2 T2 अपॉन R1 T1 आएगा, यानी कि जो x आएगा वो R2 T2 आएगा। इन दोनों का रेशियो क्या पलट देने से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यानी कि मैंने यही कहा था, जो भी हमारे पास प्रिंसिपल होता है दोस्तों, जो भी हमारे पास प्रिंसिपल बनेगा वो प्रिंसिपल कैसे बन जाता है? वो प्रिंसिपल बन जाता है जो सिंपल इंटरेस्ट, ये तभी हो पाएगा जब सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, इसने कहा था, है ना? तो आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों? 600। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक और अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए, कोशिश करिएगा खुद से सोल्व करने की। तो सोल्व करिए दोस्तों। थर्ड देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन प्रैक्टिस का कहता क्या है। सवाल ने कहा 31,250 रुपये हमने चक्रवर्ती ब्याज पर दे दिया, यानी कि सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है। सवाल कहता क्या है दोस्तों? 31,250 रुपये, 31,250 रुपये हमने चक्रवर्ती ब्याज यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है। टाइम पीरियड कहा 2 वर्ष और इसने ब्याज की दर कहा 12% पर एनम, यानी कि वार्षिक। अब इसने कहा 31,250 रुपये 2 साल के लिए अगर 12% वार्षिक ब्याज की दर है, इसने कहा गणना, ब्याज की गणना अगर हर 8 महीने में की जाए तो चक्रवर्ती ब्याज कितना बन पाएगा। सवाल अच्छा है, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में दिखते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कंसेप्ट भी समझेंगे, सवाल भी समझेंगे, आराम से करते हैं। आप कहते हैं 12% पर एनम है, 12% जो पर एनम ब्याज है, क्या 12 महीनों में आपको 12% इंटरेस्ट मिल रहा है? आप कहते हैं 12% यानी कि 12 मंथ्स में हमको कितना इंटरेस्ट मिल पा रहा है दोस्तों? 12% मिल पा रहा है, यानी कि हर महीने का जो परसेंट है वो 1% बन पा रहा है। इसने कहा कि 8 महीने में ब्याज की गणना की जाए। भाई जो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो कैलकुलेट इसने कहा कितने मंथ्स में? 8 मंथ्स में। तो 8 महीने का जो इंटरेस्ट बन जाएगा वो इंटरेस्ट क्या बन जाएगा दोस्तों? 8% बन जाएगा। यानी कि अब हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 12% की जगह कहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों? 8% पर कैलकुलेट कर लेंगे। जो कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर यही कंसेप्ट पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये कंसेप्ट है क्या, बात को समझते हैं। आपने कहा 12% वार्षिक यानी कि एनुअली, 12% एक साल में इंटरेस्ट आपको 12% देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर एनुअली कैलकुलेशन करता तो मैं 12% लिख देता। 12% क्यों लिख देता, आइए बात को समझते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करिएगा कि एक साल में 12 महीने कितनी बार आते हैं। मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि एक साल में दोस्तों 12 महीने कितनी बार आते हैं, तो आप कहेंगे ये क्या पूछ लिया सर, ये तो बड़ी अलग ही बात है, बिल्कुल आसान बात है, कितनी बार आएगा? एक बार ही आएगा। मैंने क्या कहा दोस्तों, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने एक बार ही आ पाएंगे। तो मैं एक्चुअल में इस 12% को 1 से डिवाइड कर रहा होता। मैं एक्चुअल में क्या कर रहा होता दोस्तों, इस 12% को 1 से डिवाइड कर रहा होता। तो मैं यहाँ पर अगर एनुअली बोलता तो 12% लिख देता हूँ, है ना।
अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि हर 8 महीने में ब्याज की गणना की जाए, हर 8 महीने में की जाए। तो मैं सवाल फिर आपसे वही पूछ लूँगा, सवाल क्या पूछ लूँगा कि भाई एक साल में 8 महीने, एक साल में 8 महीने कितनी बार आएंगे, एक साल में 8 महीने कितनी बार आएंगे, कितनी बार आएंगे जी। आपने 12 को 12 से डिवाइड कर दिया था, इस बार मैं 12 को 8 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। मैंने क्या कहा, एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 महीनों में 8 महीने कितनी बार आएंगे, तो आप कहेंगे 12/8 आएगा, है ना। तो वहाँ पर एक टाइम आया था, 1 से डिवाइड कर दिया, इस बार मैं किससे डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, 12/8 से, 12/8 से। यहाँ पर 12/8 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या बनेगा दोस्तों, 12% गुना 8/12, यानी कि आपका जो नेट रिजल्ट बन जाएगा, जो मंथली 8 मंथ्स का, वो इंटरेस्ट क्या बन पा रहा है, 8% बन पा रहा है। यहाँ पर सवाल आसान था, डाटा बिल्कुल आसान था, क्योंकि 12 महीने में 12% तो 8 महीने में 8% बन जाएगा। कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब मुझे बताइए, हर 8 महीने में हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, हर 8 महीने में हमको टाइम पीरियड दिया था 2 वर्ष, 2 वर्ष को क्या मैं 24 मंथ्स लिखता हूँ, है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। 2 साल में 24 महीने, यानी कि जो हमको ब्याज निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज, वो 24 महीने का निकालना है। कैलकुलेशन करूंगा मैं 8 महीने में, यानी कि हर 8 महीने में कैलकुलेशन करूंगा तो जो टाइम स्लॉट आ जाएगा मुझे, क्या टाइम स्लॉट 3 आ जाएगा, है ना। अब ये हमारे पास टाइम पीरियड 3 आ गया है, हम ऐसा नहीं कहेंगे 3 वर्ष दोस्तों, हर 8 महीने के बाद हम अपनी वर्ष को कंप्लीट मान रहे हैं, उस हिसाब से अब नॉर्मल सवाल बन जाएगा। यानी कि 8% ब्याज की दर से, 8% ब्याज की दर से अब मैं 3 टाइम स्लॉट्स के लिए, 3 टाइम पीरियड के लिए सॉल्व कर लूँगा। 8% सोल्व करेंगे, 31,250 का 8%, यानी कि फर्स्ट टाइम पीरियड में चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। तो 8% की बात करें दोस्तों, 10% आप कहेंगे 3125 रुपये, 3125 में से 2% घटा देंगे, 2% क्या बनेगा, 1% क्या बनेगा दोस्तों, 312.5, यानी कि 625 घटा देंगे, हमारे पास 2500 बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, 2500। यहाँ पर थोड़ा और इधर कर देता हूँ मैं, हमारे पास जो 8% निकल कर आएगा वो 8% कितना बन जाएगा दोस्तों, 2500। यानी कि 3 टाइम स्लॉट हैं। चक्रवर्ती ब्याज कहता है जब भी टेबल बनाएंगे डाटा तो बिल्कुल तीनों जगह सेम आएगा, तो तीनों जगह सेम लिख ही देते हैं ऑलरेडी। अब मुझे एक बात बताइए, अब फिर आप कहेंगे चक्रवर्ती ब्याज में जो टेबल बनाएंगे, इस 2500 पर भी मुझे क्या मिलेगा, 8% मिल जाएगा। इस 2500 पर भी क्या मिल जाएगा दोस्तों, 8% मिलेगा। तो 8% 2500 का फिर निकाल देंगे भाई, 8% 10% के लिए 250 और 2% क्या बनेगा, 50 बनेगा, घटा देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों, 200। यानी कि मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 200। तो यहाँ पर भी आप कहेंगे 200 बन जाएगा, और इसका भी मेरे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। अब फिर आप कहेंगे इस 200 पर भी 8% लेंगे, यानी कि कितना लेंगे दोस्तों, 1600। सवाल बस इतना सा है, हमको चीज़ें समझना क्या था, हमको बस इतना समझना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% नहीं लेंगे क्योंकि वार्षिक ब्याज की गणना नहीं करनी। तो 8% आपने समझ लिया कैसे बनेगा, टाइम पीरियड भी आपने समझ लिया। आप कहेंगे 7500 यहाँ पर बन गया, प्लस 200 200 200 600 यहाँ पर बन गया, प्लस क्या दोस्तों 16, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बन जाएगा। इसे ऐड कर देते हैं, कितना बन जाएगा दोस्तों, 8116, यानी कि 8116 रुपये का हमारा चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। क्या चीज़ों को समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या चीज़ों को आप आसानी से समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चंस तो आपको आने ही आने चाहिए। हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस दिखेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आसान आसान बातें पढ़ते रहें और निकालते भी रहें, तो आप
एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए और बहुत फास्टली सॉल्व करनी आनी चाहिए। कैसे भाई, 8% 250, 250 3 गुना 7500, 200 बनेगा 3 टाइम्स 600 प्लस 16, यानी कि एक्चुअल में अगर इस क्वेश्चन को मैं कर रहा होता तो मैं तुरंत करता 8% 3 टाइम स्लॉट, यानी कि 2500 बनेगा 7500 प्लस 200 3 टाइम बनेगा 600 प्लस 16। इस प्रकार से आप भी करने लग जाएंगे। तो अगला सवाल लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। स्क्रीन पे सवाल है दोस्तों, पढ़िए, आराम से इसको पढ़िए, आसानी से सोल्व करिए और फिर देखिएगा आंसर आप ठीक कर पा रहे हैं या नहीं। तो पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो करिएगा पॉज और आंसर तक पहुंचिए, कोशिश करिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सवाल ने कहा क्या, सवाल रेशियो बेस्ड है। इस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस में ही आया करते हैं। मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि लैंग्वेज आपको बहुत लंबी मिलेगी, बहुत लेंथी मिलेगी, बस आपको लैंग्वेज को समझना है। बस हम हर स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसने सबसे फर्स्ट लाइन में, पहली लाइन में क्या कहा दोस्तों, इसने कहा जो मेल्स हैं वो 2/3 हैं टोटल का, यानी कि हम कुछ ऐसा कहेंगे, कुछ मेल्स हैं तो कुछ फीमेल्स रहे होंगे, है ना, मेल्स हैं और फीमेल्स हैं। तो इसने कहा जो टोटल आपका है उस टोटल का 2/3, यानी कि टोटल अगर 3 हैं तो 3 में से 2 हमारे पास मेल हैं, तो हमारे पास एक क्या बचेगा दोस्तों, फीमेल बच जाएगा। यानी कि जो रेशियो है वो रेशियो 2:1, यानी कि टोटल हमने मान लिया 3 है। अब यहाँ पर हमको ऐसा नहीं करना कि आगे आपको जो फ्रैक्शन दे रखी है उसके हिसाब से हम टोटल स्ट्रेंथ मान लेंगे, है ना, वो थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो जाएगा और सोचने पर भी टाइम लग जाएगा। तो हम बिल्कुल एज इट इज चलेंगे जैसे जैसे आपको रेशियो दे रखा है। इसने कहा 2 मेल्स हैं और 1 फीमेल, तो टोटल हमने मान लिया 3। तो 3 तो इसने कहा ही था, 3 में से 2 मेल हैं तो 1 क्या बच जाएगा दोस्तों, फीमेल बच जाएगा। अब इसने आगे कहा जो हमारे पास मेल हैं उसका 3/8 और जो हमारे पास फीमेल हैं, फीमेल का कितना दोस्तों, 2/5। इसका 3/8 और इसका 2/5, वो जो आपके पास संख्या आएगी वो संख्या टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ की आ जाएगी। यानी कि चलो सोल्व करते हैं भाई। 2 का 3/8 आप कहेंगे क्या बन जाएगा दोस्तों, 3/4, यानी कि यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, 2/5। ये जो रेशियो आ गया ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ का मेरे पास रेशियो आ गया। अब रेशियो को थोड़ा अलग सोल्व करते हैं, फ्रैक्शन को हटा देंगे। फ्रैक्शन को कैसे हटा देंगे, यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 4 से, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारे पास 15 बन जाएगा। यहाँ पर मैं किससे 4 से गुना करूँगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 20 से गुना करूँगा, क्योंकि टोटल तो 20 से गुना करेंगे, कितना बन जाएगा, 8। एक बार फिर से बताते हैं, यहाँ पर था 3/4 और यहाँ पर था दोस्तों 2/5। तो 4 और 5 को एलसीएम लेंगे तो 20 से कट करेंगे, 20 से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा और यहाँ पर कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो आपने कहा जो हमारे पास रेशियो बन गया दोस्तों, वो रेशियो बन गया 15:8, 15:8, यानी कि टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ का जो रेशियो बन गया वो 15:8 बन गया। अब आपने जो मल्टीप्लाई किया था दोनों रेशियो को वो 20 से किया था, तो क्या टोटल भी 20 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो टोटल जो एम्प्लॉयज़ है वो भी 3 ना रहकर वो कितने बन जाएंगे दोस्तों, 20 से मल्टीप्लाई होने के बाद 60 बन जाएंगे। क्योंकि रेशियो में हम पढ़ते क्या हैं, रेशियो हर जगह सेम होना चाहिए। जो सवाल ने रेशियो दे दिया दोस्तों, उस रेशियो को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, हम कभी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि 2:1 ही रहना चाहिए। यहाँ पर जो रेशियो आया था 3/4 और 2/5 वो एज इट इज़ रहना चाहिए। हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, सवाल को आसान करने के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं टेम्पररी एम्प्लॉयज़ की बात करूँ तो आप कहेंगे 15 + 8 कितना बन जाएगा दोस्तों, 23 बन जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन ने डाटा कहा, क्वेश्चन ने कहा कि 540 हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉय हैं। हमारे पास जो टोटल एम्प्लॉय की बात करें, परमानेंट की ही बात करते हैं दोस्तों। परमानेंट इसने कहा कितने हैं, 540, बिल्कुल 540 ही हैं। आप कहते हैं टोटल एम्प्लॉयज़ 60 हैं।
आप कहते क्या हैं, टोटल एम्प्लॉयज़ 60 हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ आप कहते हैं 23 हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि परमानेंट आप बताइए, जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे 60 माइनस 30, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60 माइनस 30, यानी कि आप कहेंगे कितना बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा हमारे पास 37 बन जाएगा, है ना। आप कहते परमानेंट एम्प्लॉयज़ 37, सवाल कहता है दोस्तों कितने हैं परमानेंट एम्प्लॉय हमारे पास, 540। अगर 37 यूनिट की वैल्यू 540 है तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 20 बोल सकता हूँ मैं, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, 20। अब टोटल आपने कहा जो टोटल एम्प्लॉय हैं, वो टोटल एम्प्लॉय हैं दोस्तों हमारे पास 60 गुना 20 करने पे क्या मेरे पास टोटल एम्प्लॉय आ जाएंगे, है ना। सवाल ने कहा जो आपका टोटल का 7/15 है, तो टोटल का 7/15 निकाल देंगे भाई। टोटल का 7/15 कैसे निकालेंगे, 7/15 कर देंगे, 15 से 4 पे चला जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 56 और 560, यानी कि टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं उसका 7/15 560 है। इसने क्या कहा, टोटल का 7/15 जो आपके टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कितना ज़्यादा है, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ फीमेल में आप कहते हैं 8 और 1 यूनिट की वैल्यू हम कहते हैं दोस्तों 20, यानी कि जो टोटल फीमेल एम्प्लॉयज़ आपके पास आ जाएंगे जो कि कैसे हैं, टेम्परेरी, वो 160 आ जाएंगे। 160 से 560 कितना ज़्यादा दोस्तों, 400 ज़्यादा है, यानी कि सवाल ने यही पूछा था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेटिव है, स्टेटमेंट भी लेंथी है, बार बार आपको डाटा से एक्सचेंज करवा रहा है, कभी कोई पूछता है कभी कोई पूछता है, यानी कि डाटा में आपको चाहता है कन्फ्यूज़न हो। तो हम कन्फ्यूज़न कैसे दूर करेंगे, समझते हैं। स्टेप वाइज स्टेप को सॉल्व करेंगे, चीज़ों को कैसे, स्टेप वाइज स्टेप। सवाल ने कहा सबसे पहले 2:1 में, यानी कि हम स्टार्टिंग में ऐसा नहीं सोच पाएंगे कि 3/8 या 2/5 करें फिर 7/15 करें। तो ऐसी कौन सी संख्या माने, क्या स्टार्टिंग में हम ऐसा सोच पाएंगे कि 20 गुना 3 60 ही ले लें टोटल, या 1200 ले लें, ऐसा नहीं सोच पाएंगे। तो हमने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चीज़ों को आगे लेकर चलते गए। तो 2:1 से फिर हमने चीज़ों को सोल्व कर लिया, अपने रेशियो को आसान बना लिया। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, आराम से इसको पढ़िए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेंगे। जब प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो आप पाएंगे केवल इन प्रैक्टिस क्वेश्चन से, अगर आपने एक बार चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो आपके कंसेप्ट भी सारे रिवाइज हो जाएंगे एक साथ, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। केवल इन प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आपको मदद मिलेगी। अभी दिल्ली पुलिस, रेलवे के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। हर एग्जाम में इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा, सवाल ने कहा एक 2 डिजिट की संख्या है, एक 2 डिजिट नंबर है। एक 2 डिजिट नंबर कोई भी मान लेंगे भाई, x और y, ये वंस प्लेस है और ये 10s प्लेस है, यानी कि वंस और 10s प्लेस है। x y एक 2 डिजिट का नंबर है। अब इस 2 डिजिट नंबर के बारे में इसने क्या कहा, ये 2 डिजिट नंबर कुछ ऐसा है। इस 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 10 × x + y। जो ये नंबर है, ये नंबर बराबर है दोस्तों किसके, ये नंबर बराबर है, अगर इसका मैं 1/7 कर दूं, 1/7 कर दूं, वो बराबर हो जाएगा इसकी डिजिट्स के सम के बराबर। फर्स्ट लाइन में इसने यही कहा। फर्स्ट लाइन में क्या कहा दोस्तों, सपोज करिए नंबर है हमारे पास 24, एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, यानी कि 6 बराबर होगा 24 को 7 से डिवाइड करने के बाद। एग्जाम्पल यही कहता है, फर्स्ट लाइन में इसने यही कहा।
फिर इसने एक कंडीशन दी दोस्तों, जो हमारे पास वंस प्लेस पे डिजिट है, वंस प्लेस पे डिजिट कौन सी दोस्तों, x और y, यानी कि टेंस पे x है और वंस पे कौन सी है, y। ये 4 कम है, किससे कम है दोस्तों, x से। यानी कि अगर इन दोनों को बराबर करना चाहता हूं, ये ऑलरेडी कम है तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या मेरे पास वो नंबर बन जाएगा x = y + 4। ये तभी तो आप कहेंगे कि y 4 नंबर कम है। यानी कि अब आपसे कहा कि इसको पलट दूं, यानी कि x y को अगर मैं लिख दूं दोस्तों y x और इसको मैं 7 से भाग दूं, अगर मैं इसको 7 से भाग दूं तो सवाल ने पूछा रिमाइंडर बताइए। अब ध्यान से देखें तो जो भी x y नंबर है 10x + y, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया है, तो 7 से डिवाइड किया और x + y है, यानी कि यहाँ पर 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बन पा रहा है। बात को समझें तो 7 को डिवाइड करने के बाद एग्जैक्ट ये डिविजिबल हुआ, तभी तो x + y के बराबर आ रहा है। अगर यहाँ पर होता 12.5 या 8.5 तो ये 2 डिजिट नंबर रह पाता, लेकिन यहाँ पर पॉइंट का सिस्टम आ जाता, 2 डिजिट नंबर कंप्लीट है ये तो, है ना। तो एक्चुअल में ये सब ना लिखते हुए यहाँ पर बस आप 7 का मल्टीपल लिख दीजिए एक बार के लिए, 7 14, फिर क्या आएगा 21, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 42, 7 6 42, फिर आ जाएगा 49, फिर आ जाएगा 56, फिर कितना आ जाएगा 63, फिर आ जाएगा दोस्तों 70 और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 84 ही आ जाएगा ना। 7 के बाद आएगा ये भी आएगा, 70 के बाद में 77 भी आएगा, है ना, 77 भी आएगा, 84 भी आएगा। आप कुछ ऐसा कहेंगे कि ये मैंने लिख क्यों दिया। आप ध्यान से देखें कि हम कुछ उन 2 डिजिट नंबर को ढूंढना चाहते हैं जो 7 से भाग होने के बाद उन डिजिट्स का सम बन जाए, और इसने कहा कि उन दोनों डिजिट्स का जो अंतर है वो अंतर क्या है दोस्तों, 4। तो हर वो नंबर जो भी आंसर होगा आपका 2 डिजिट नंबर XY वो 7 से डिवाइड होगा तो 7 का मल्टीपल मिलेगा। उसके बाद उन दोनों डिजिट्स में 4 का अंतर होना चाहिए। क्या 4 का अंतर है? नहीं 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 नहीं, यहाँ है भाई। देखो अब यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि जो भी आपका 7 का मल्टीपल है दोस्तों वो 7 का मल्टीपल होगा, और उन दोनों डिजिट्स में x और y में जो अंतर होगा वो 4 होगा। यानी कि मुझे लग रहा है XY जो भी नंबर है वो नंबर क्या रहा होगा दोस्तों, 84। अब चेक करते हैं 84, यानी कि 10 × 8 80 + 4, 84 को 7 से डिवाइड करूँगा क्या बन जाएगा दोस्तों, 12 बन जाएगा। क्या 12 इक्वल बन रहा है इन दोनों डिजिट्स के सम के बराबर? 8 + 4, 8 + 4 12, यस बिल्कुल। 12 = 12 बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो जो मैं चाहता था मुझे मिल गया, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों? 84 मिल गया, और कुछ मत समझिएगा, 84 मुझे मिल गया। 84 जैसे ही मुझे मिला तो सवाल ने कहा कि इसको पलट दीजिए। पलट देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? 48 बन जाएगा। 48 को 7 से भाग देने के बाद रिमाइंडर लिख दीजिए, शेषफल लिख दीजिए, तो तुरंत कर देंगे। 6 पे जाएगा 42, कितना बचता है दोस्तों? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि आंसर आपका क्या बन जाएगा दोस्तों? 6 बन जाएगा। सवाल कंसेप्चुअल है, मैंने कहा था चीज़ें कंसेप्चुअली हैं। देखिए ना ही आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ी, तुरंत इसने जैसे ही कहा कि x y जो भी है उनको अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, जो भी डिजिट है 2 डिजिट, उसको 7 से डिवाइड करता हूं तो वो डिजिट्स के सम के बराबर आ जा रहा है। यानी कि हम तुरंत समझ जाएंगे जो भी एक्स वाई नंबर है वो 7 का मल्टीपल तो है ही। 7 का मल्टीपल है तो उसने फिर कहा इन दोनों डिजिट्स का जो अंतर है वो 4 है, तो 7 के मल्टीपल में हम देख लेंगे कहाँ पर डिजिट्स में डिफरेंस 4 आ रहा है। तो आपने 84 बता दिया। 84 को पलट के हमको 7 से डिवाइड ही करना था, आंसर कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये 5 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे, खुद से सोल्व किए होंगे, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे चीज़ों को। क्या आप एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कर पा रहे हैं? ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते रहेगा, चीज़ों को सीखते रहेगा।
आज का वीडियो एपिसोड कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हर बार ऐसा नहीं बोलता कि कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसा नहीं बोलता। लेकिन अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट करेगा। तो मैंने पहले भी कहा, तो आप सीरियस स्टूडेंट चाहे 1 हो, 5 हो, 10 हो, वो ही वीडियो को देखें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, किसी सीरियस स्टूडेंट का फायदा हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।